हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स नमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग इंट्रोडक्शन और स्केलर और वेक्टर के बारे में बेसिक चीज़ें समझेंगे। तो चलिए आज का ये स्टडी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके पहले वाले हम चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो हम लोग उसके डायरेक्शन को पॉजिटिव और निगेटिव से डिनोट करते थे। अगर वो ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हम लोग उसको पॉजिटिव मान लेते थे, और ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एक्सीलरेशन, ये जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग प्लस या माइनस द्वारा डिनोट करते थे। लेकिन मान लें कि कोई बॉडी का वेलोसिटी प्लेन में है, ये प्लेन यानी 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में है, तो हमें पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन से उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग उसका डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव या निगेटिव से नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स से स्टडी करेंगे। तो जैसे देखिए, ये 2 डायमेंशन है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, और इसमें मान लें कि एक चीटी एंड मूव कर रही है। तो देखिए, इस केस में हम देख रहे हैं कि एक चीटी का जो मोशन कर रही थी वो स्ट्रेट लाइन मोशन था। जैसे ये चीटी ओरिजिन पे थी और ये जब मोशन कर रही है तो देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन भी है, और जो चीटी का जो मोशन है वो एक्स और वाई प्लेन में भी है। तो हम इसको चीटी का जो मोशन है पॉजिटिव या निगेटिव में हम डिनोट नहीं कर सकते हैं। इसका स्ट्रेट लाइन मोशन होते हुए भी पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन में नहीं बता सकते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सलेशन, क्योंकि हमें जो एक्स एक्सिस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस यहाँ दिया हुआ है और वाई एक्सिस यहाँ दिया हुआ है। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने जब पॉजिटिव या नेगेटिव द्वारा किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन को हम लोग डिनोट करते थे, तो उस केस में हम लोग यह लेते थे कि जिस स्ट्रेट लाइन में बॉडी का मोशन है उसी के उसी स्ट्रेट लाइन में हम एक्स एक्सिस को रख देते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक्स एक्सिस हमें यहाँ दिया हुआ है, हमें रिस्ट्रिक्शन है, हमें एक्स एक्सिस को यहाँ पर ही लेना है, इस डायरेक्शन में ही लेना है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और वाई को इस डायरेक्शन में लेना है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस को हम इस डायरेक्शन में अगर ला कर रख देते, अगर हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, तो हम पॉजिटिव या निगेटिव से इस एंड के जो मोशन कर रही है उसके डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन से बता सकते थे। लेकिन इस केस में देखिए, हमारा एक्स एक्सिस से फिक्स है, हम इसको हटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमें चीटी के जो डायरेक्शन है, एंड का जो मूवमेंट है, इसका डायरेक्शन बताने में हमें दिक्कत होगी। तो इस डायरेक्शन को बताने के लिए हमें वेक्टर के कंसेप्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम आगे वेक्टर को अच्छी तरह समझेंगे। तो देखिए, ये जो चीटी जो एक्स और वाई प्लेन में मूव कर रही थी, तो देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है एक्स एक्सिस में भी हुआ है, यानी ओ से एक्स एक्सिस में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और ये वाई एक्सिस में भी हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ से यहाँ एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए,
तो यहाँ इस केस में जो चिट्टी का जो डिस्प्लेसमेंट है हमें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस में हो रहा है। तो इसका डायरेक्शन हम अगर वेक्टर को हम अच्छी तरह समझ जाएंगे तो इसका डायरेक्शन को हम बता सकते हैं। उसी तरह देखिए, टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशन ए प्लेन और 3 डायमेंशन स्पेस वी नीड टू यूज वेक्टर टू डिस्क्राइब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर 2 डायमेंशन में है और या 3 डायमेंशन में है, यानी स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट्स जिसका जो पोजीशन है एक्स और ये वाई और जेड तीनों एक्सिस में चेंज कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि 3 डायमेंशन मोशन है। तो देखिए, व्हाट इज वेक्टर, हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई वेक्टर, हम आगे ये सब समझेंगे। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, किसी वेक्टर को हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सब हम आगे विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, ये जो है एक ये जो है इसमें 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो इसमें देखिए एक इसमें एक मच्छर उड़ रहा था, ओरिजिन पर था वो स्टार्टिंग में, और ये उड़ते हुए गया। तो देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट में भी उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ और वाई में भी चेंज हुआ और जेड में भी चेंज हुआ। इसको एक बार और गौर से देखिए, ये जो मूव कर रही है एक्स में भी चेंज हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट, वाई में भी चेंज हो रहा है और जेड में भी। तो इसका जो मोशन है 3 डायमेंशन मोशन है, और ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये इसका मोशन ये स्पेस में मोशन कर रही है। तो देखिए, अगर हमें ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ये 2 डायमेंशन में होता है। जैसे ये हमारा ओरिजिन है और एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसका जो मोशन है, अगर हम किसी फुटबॉल को स्पेस में फेंके या उसको शूट करें तो देखिए ये ऐसे जाएगी और ये फिर नीचे ग्राउंड पर गिर जाती है। तो इसका जो मोशन है देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट में भी गया, एक्स कोऑर्डिनेट में भी इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और वाई में भी गया, और वाई में ऊपर जाते जाते फिर वो नीचे आ गया। तो इसका 2 डायमेंशन मोशन है। उसी तरह अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और उसका जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म है, तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे ये बॉल देखिए सर्कल में मूव कर रही है तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये, क्योंकि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और अभी हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा, जो बॉल को हिट करने पर वो ऊपर गई और फिर नीचे आई, तो ये इसको हम लोग मोशन इन प्लेन कहेंगे। तो इसका स्टडी करने के लिए हमें वेक्टर को अच्छी तरह समझना होगा। तो चलिए हम लोग स्केलर और वेक्टर को समझते हैं। तो देखिए, स्केलर को पहले समझते हैं। स्केलर क्या है? ए स्केलर इज ए क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड ओनली। तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर किसी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें तो उसमें हमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड की जरूरत है। तो उस क्वांटिटी को हम एक्सेलर क्वांटिटी कह सकते हैं। तो जैसे देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और यहाँ पर ये बी पॉइंट है। तो इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे जो ये ब्लू लाइन दिख रही है, ए से बी तक ये जो लाइन दिख रही है वो लाइन को हम मेजर करेंगे तो ये इसका डिस्टेंस होगा। तो देखिए, इसका जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे
तो इसमें हमें डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, सीधा हम लोगों ने ए से बी जैसे जैसे ये पाथ गया है वो उसका हम लोग लेंथ मेजर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा उसका डिस्टेंस। तो ये हो गया डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए किसी बॉडी का हमें वेट मेजर करना है, जैसे ये फुटबॉल है और और इसका मान लेते हैं कि मास है, हम लोगों ने मेजर किया, इसका मास मान लेते हैं फुटबॉल का मास 0.25 kg आया। तो देखिए इसमें भी हमें डायरेक्शन से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ उसका जो मास है 0.25 kg है। तो ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गया। जैसे टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर हमें मेजर करना है, तो उसमें भी हमें डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर क्यों हम बोलते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हम उसमें डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, सिर्फ जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको हम लोग बता रहे हैं। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। अगर मान लेते हैं जैसे जैसे हमें इस बॉडी का ये जो अगर हम इसका स्पीड हमें मालूम करना है, मान लीजिए बॉडी ए से चलकर वो बी तक आया इस पाथ के थ्रू, तो अगर हमें स्पीड मालूम करना है, मान लीजिए कि ये है 40 मीटर और इसको आने में इसको 10 सेकेंड लगा, 10 सेकेंड लगा, तो ये स्पीड हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह मान लीजिए कि अगर हमें दूसरे डायरेक्शन में ले, ये जो पाथ का था डायरेक्शन ऐसा था, अगर हम इसका पाथ को हम लोग चेंज करके इस डायरेक्शन में ला दें और मान लेते कि ये है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये बी है, तो इस केस में भी अगर वो बॉडी को टोटल जो पाथ लेंथ है 40 है, तो हम इसमें भी अगर स्पीड निकालें 40 मीटर, इसको डिवाइड कर दें और टाइम सेम है 10 सेकेंड, तो यहाँ पर भी जो स्पीड आ रहा है वो 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। देखिए इसमें हम लोग डायरेक्शन चेंज भी कर दिए किसी भी डायरेक्शन में, तो स्पीड से डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। तो ये क्या है, स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह अब हम लोग वेक्टर को समझते हैं। देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर में दोनों चीज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है कि एंड ओबेज द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और इक्विवेलेंटली द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो जैसे हम लोग वेक्टर का जो प्लस माइनस करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो जैसा हम लोग स्केलर का जो करते हैं उसे अलग टाइप का होगा, जो हम लोग आगे समझेंगे। तो देखिए वेक्टर के डिफिनेशन में क्या है, वेक्टर में क्वांटिटी भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, लेकिन साथ में वो अगर उसको जो हम लोग प्लस करेंगे, मान लीजिए दो वेक्टर है, अगर उस दोनों वेक्टर को प्लस करेंगे तो वो प्लस का जो वेक्टर का मेथड है प्लस करने का, उसमें एक मेथड है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ये लॉ को ओबे करेगा तभी जाके वो वेक्टर कहलाएगा। अगर मान लें कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है, यानी वो
ये जो लॉ है उसमें फिट नहीं होता है, तो हम उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी हम उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। जैसे में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं करंट का। करंट क्या है? करंट एक पॉजिटिव डायरेक्शन से और निगेटिव डायरेक्शन में की तरफ वो फ्लो करता है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये निगेटिव डायरेक्शन है। तो ये करंट मान लीजिए आई है, तो आई करंट है, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन हम अगर यहाँ पर मान लेते कि एक करंट और इधर से भी आई करंट जा रहा है, तो यहाँ जो एडिशन होगा करंट का, तो ये जो एडिशन करंट का करेंगे तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को ये ओबे नहीं करेगा। ये क्या है, जो हम लोग अलजेब्रिक के प्लस माइनस करते हैं उसको ये ओबे करेगा। तो यहाँ पर जो करंट होगा, ये आई करंट इधर से आ रहा था और आई करंट इधर से, तो यहाँ पर जो करंट होगा इस डायरेक्शन में जो करंट जाएगा ये 2i हो जाएगा, इधर का आई और इधर का आई, ये सीधा दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो देखिए इसमें करंट में मैग्नीट्यूड भी है और ये डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को ये ओबे नहीं कर रहा है। तो करंट को हम लोग ये वेक्टर नहीं कह सकते हैं। तो देखिए सम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स। कुछ जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी उस वो जो वेक्टर है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो इसमें अब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और साथ में ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को ये ओबे करेगा। ये जो जितना भी वेक्टर क्वांटिटी होता है फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी, वो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी करेगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है तो ये ओबे करेगा। ये सॉरी ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा। तो आइए हम लोग वेक्टर को समझने के पहले हम लोग पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझते हैं। तो देखिए ये मान लेते हैं कि हमारा ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और एक एंड जो है वो मूव करते आ रही है, इसका मूव का ये पाथ दिया हुआ है ये। तो हम जब टाइम मेजर करना चालू करते हैं, मान लीजिए हम t1 टाइम पर ये एंड को देखें, तो t1 टाइम पर ये एंड यहाँ पर थी, तो जो इसका पोजीशन है मान लेते कि p है। t1 टाइम पर हम जब इस एंड को देखना चालू किए तो ये पोजीशन p है, और ये एंड इस पाथ से ये मूव कर रही है, और t2 टाइम पर ये p डैश पर पहुंच गई। तो हम जो इसका जो पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर है ये हो जाएगा, अगर मान लें कि टाइम t1 पर जो पोजीशन वेक्टर लेंगे ये हो जाएगा, इसको मान लेते कि r, और टाइम t2 पर जो पोजीशन वेक्टर होगा ये इसको मान लेते हैं r डैश। तो देखिए ओरिजिन से जो पॉइंट P था उसको हम लोग सीधी लाइन से मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन से उसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से जो ये जो मैग्नीट्यूड होगा ओरिजिन से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन जो होगा ओरिजिन से हम P पॉइंट की तरफ देखेंगे, तो जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इसका पोजीशन वेक्टर R का होगा। उसी तरह हम O से P डैश को ज्वाइन करेंगे, तो वो ज्वाइन करने पर जो यहाँ से ओरिजिन से P डैश का जो
लेंथ होगा, डायरेक्ट लेंथ, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, आर आर डैश का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और ओ से पी डैश की तरफ हम देखेंगे, सीधी देखेंगे, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ओ से पी डैश की तरफ, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये देखिए पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है आर, आर हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो हो गया, और डायरेक्शन ओ से पी की तरफ। उसी तरह ओ ओ पी डैश का जो पोजीशन वेक्टर है वो इसका आर डैश मैग्नीट्यूड हो गया, और इसका डायरेक्शन ओ से पी डैश की तरफ हो गया। ये अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो देखिए टाइम t1 से टाइम t2 तक एंड p से p डैश गई, तो हम क्या करेंगे, p और p डैश को ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो p से p डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड p डैश है, तो ये और इसका जो डायरेक्शन है, हम P से P डैश की तरफ देखेंगे, जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड P डैश। तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, क्योंकि ये यहाँ से डिस्प्लेस होकर यानी यहाँ से चलकर एंड यहाँ तक पहुँची। हम जब टाइम t1 और t2 के बीच में एंड p से p डैश तक वो डिस्प्लेस की, इसलिए इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये ओ से p क्या बता रहा है, ये पोजीशन बता रहा है। जब t1 टाइम पर एंड का पोजीशन क्या था, p था, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, यहाँ से ओ से p तक का पोजीशन वेक्टर। और उसी तरह p डैश t2 टाइम पर पोजीशन बता रहा है p डैश, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। ओ से p डैश का मैग्नीट्यूड, और इस डायरेक्शन में ओ से p के डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सॉरी पोजीशन वेक्टर को हम लोग ओ से p डैश पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। तो हम लोगों ने अभी ये समझ लिया पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अगर हम कोई भी पाथ लें, इस पाथ से जाएं P से P डैश, या हम इस पाथ से जाएं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो चेंज नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, हम डायरेक्ट जहाँ से स्टार्ट किए थे इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट को हम लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे, तो वो जो सीधी रेखा आएगी वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगी। हम ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये पाथ के पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, देखिए अगर मान लें कि ये एंड यहाँ से डायरेक्ट सीधे यहाँ तक जाती, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता, ये इसके इक्वल होता, पाथ लेंथ के इक्वल होता। और इस केस में देखिए ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पाथ लेंथ से छोटा है, और इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पाथ लेंथ से छोटा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो पाथ लेंथ के इक्वल हो सकता है, लेकिन पाथ लेंथ से छोटा नहीं हो सकता है। ये हम लोगों ने विस्तार से मोशन इन स्ट्रेट लाइन में विस्तार से समझा है। तो आइए इक्वलिटी ऑफ वेक्टर को समझते हैं। अगर मान लेते कोई वेक्टर है, टू वेक्टर ए एंड बी are said to be equal if and only if they have the same magnitude and same direction। अगर कोई दो वेक्टर है उसको हम लोग इक्वल कब कहेंगे, जब
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो आइए देखते हैं, ये वेक्टर ओपी है और ये क्यू आर है। तो इस केस में देख रहे हैं कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और डायरेक्शन भी देख रहे हैं कि दोनों का सेम है। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर हो गया। अगर उसी तरह हम देखते हैं एस टी वेक्टर, एस टी वेक्टर, तो देखिए एस टी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड तो इसके इक्वल है, ओपी या क्यू आर के इक्वल है मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है एस टी वेक्टर का इस डायरेक्शन में नहीं है, जो ओपी के जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में नहीं है। तो इसको हम लोग इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इसका इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल नहीं है। उसी तरह एक्स वाई वेक्टर को देखते हैं, तो एक्स वाई वेक्टर का जो है डायरेक्शन, देखिए क्यू क्यू आर वेक्टर के डायरेक्शन और एक्स वाई वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है, एक्स वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ये ये इसके क्यू आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम है। तो हम क्यू आर वेक्टर और एक्स वाई वेक्टर इक्वल नहीं होगा। अब हम वेक्टर फ्री वेक्टर को समझते हैं। फ्री वेक्टर क्या है? जैसा हम लोगों ने पहले देखा कि अगर कोई वेक्टर है, दो वेक्टर है, अगर उस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो हम उसको इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। यानी हम डायरेक्शन के अनुसार कोई भी जो ए और बी, जो पिछला हम लोग मैंने देखा था, जो वेक्टर है, जैसा ये देखा था ओपी और क्यू आर, जो वेक्टर देखा था ये इक्वल वेक्टर था। और इसका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन को हम लोगों ने यहाँ सेम डायरेक्शन है, लेकिन इसका पोजीशन हम लोगों ने चेंज कर दिया था। ये पोजीशन अलग अलग है, डायरेक्शन सेम है लेकिन पोजीशन दोनों वेक्टर का अलग अलग है। तो ये इस केस में ये दोनों इक्वल वेक्टर है। लेकिन मान लीजिए कि हम फ्री वेक्टर किसको कहेंगे, कि अगर कोई वेक्टर है, अगर उसका पोजीशन चेंज करने पर हमें जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मान लें कि एक रेक्टेंगुलर बार है और इस पर ये फोर्स वेक्टर है, एक फोर्स लगा रहा है, मान लें कि ये फोर्स लगा रहा है इस पर, तो इसके कारण ये जो रेक्टेंगुलर बार है ये ये मोशन कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। देखिए ये मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। अगर हम सिर्फ इसमें जो इसका जो मोशन है, जो ये बार का जो मोशन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। अगर मान लेते कि इस फोर्स को हम यहाँ पर नहीं लगाकर हम के उसी बार पर हमें इस फोर्स का पोजीशन चेंज करें, तो फिर भी हम देख रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर बार है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। अगर इससे ये फोर्स के पोजीशन को अगर हम दूसरी जगह चेंज करते हैं और दूसरी जगह चेंज करते हैं, तो देख रहे हैं कि ये जो बार है वो फिर भी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अगर इस केस में देख रहे हैं कि अगर हम जो फोर्स वेक्टर है उसका हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, चेंज करने के बावजूद भी जो बार का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फ्री वेक्टर को ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि ये अगर हम वेक्टर का पोजीशन को चेंज करने के बावजूद भी अगर
वेक्टर का जो पोजीशन को हम पैरेलल कहीं दूसरी जगह भी रखें तो हमें जो फिजिकल क्वांटिटी है उस पर कुछ असर नहीं पड़ता है। अगर हम देखते हैं, फिर देखते हैं लोकलाइज वेक्टर। तो लोकलाइज वेक्टर ये क्या होता है कि अगर हम इस वेक्टर का पोजीशन को हम लोग पैरेलल कहीं दूसरी जगह रख दें, पैरेलल हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और अगर इक्वल है तो वो वेक्टर का फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी देखे इक्वल वेक्टर को हम लोगों ने देखा था कि इक्वल वेक्टर है अगर उसका पोजीशन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो वो इक्वल वेक्टर है। तो अगर हम इस वेक्टर का पोजीशन को पैरेलल चेंज करेंगे तो फिर भी इसका जो वेक्टर है वो सेम ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा। लेकिन ये जो मान लीजिए फोर्स जो लगा रहा है इस बार पर, तो उसमें देखिए अभी क्या चेंज हो जाता है। तो ये एक बार है और ये बार के बीच में एक एक्सिस है। इसमें आप मान लीजिए कि एक किल या नेल इसमें लगाया हुआ है, इसके चारों तरफ ये रोटेट करेगा। तो यदि ये फोर्स मान लीजिए कि ये फोर्स वेक्टर अगर इसके सेंटर पर फोर्स लगा रहे हैं तो देखिए ये रोटेट नहीं कर रहा है। अगर हम इसको फोर्स को चेंज करते हैं, मान लीजिए हम फोर्स को सेंटर से हटाकर हम थोड़ा ये नीचे लाएं, तो अब देखिए ये बार है कि रोटेट करने लगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगा। अगर अगर हम इस फोर्स को अब यहाँ से हटाकर अब यहाँ पर ऊपर में लगाते हैं तो देखिए ये देखिए अभी ये क्लॉकवाइज रोटेट करने लगा। तो देखिए हम इस केस में देख रहे हैं कि अगर वेक्टर का पोजीशन को हम लोग पैरेलल चेंज करते हैं तो जो ये फिजिकल क्वांटिटी ये जो रोटेशन है, ये इसका बार का रोटेशन है, उस पर असर पड़ रहा है। अगर हम सेंटर में फोर्स लगा रहे थे तो ये बार रोटेट नहीं कर रही थी। अगर यहाँ नीचे लगा रहे थे तो ये बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगी थी और ये अगर ऊपर लगा रहे थे तो ये क्लॉकवाइज बार रोटेट करने लगी थी। तो इस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, लोकलाइज वेक्टर, क्योंकि ये लोकल है, ये लोकल पर डिपेंड करता है। अगर इसका पोजीशन चेंज कर देंगे तो जो हमें इसका रोटेशन पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसको हम लोग लोकलाइज वेक्टर कहेंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए रियल नंबर। अगर किसी वेक्टर को हम लोग रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर ए with a positive number gives a vector whose magnitude is changed by the factor but the direction is the same as that of a। अगर हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड जो रियल नंबर है उतना टाइम्स वो बढ़ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा। जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और इसको हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वेक्टर ए है और इसको हम लोग वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाएगा 2a। जो ए का मैग्नीट्यूड है उसका डबल हो जाएगा। तो देखिए ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक ए का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड वेक्टर में क्या होता है, जो हम वेक्टर का जो लेंथ होता है उसको हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिनोट करते हैं और डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये एरो बना रहता है वो डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना था, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा 2a। ये जो वेक्टर हो गया 2a, तो मैग्नीट्यूड तो 2a हो गया, लेकिन डायरेक्शन उसका सेम रहेगा। जो डायरेक्शन ए का था वही डायरेक्शन 2a का भी रहेगा। अगर
उसी तरह अगर इसको हम लोग निगेटिव कोई नंबर से मल्टीप्लाई करें, सॉरी निगेटिव रियल निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, इसको हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करें। इसमें हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अगर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैग्नीट्यूड तो 2a हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड 2 है, लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने -2 से मल्टीप्लाई किया था, किया है, तो ये इसका डायरेक्शन ये के अपोजिट हो जाएगा। तो आज का हम लोग टॉपिक यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, फिजिक्स नमा को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।